नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी की इस सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, मैं एनसीईआरटी बुक की एक सीरीज़ चला रहा हूं। इसी सीरीज़ में मैं आज आपके लिए एनसीईआरटी की हिस्ट्री सब्जेक्ट क्लास 6 की चैप्टर नंबर 3 लेकर के आया हूं आपके सामने। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, मैं एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ता हूं और उसमें महत्वपूर्ण बिंदु जो होता है उसको अच्छे से डिस्क्राइब करता हूं, उस पर अच्छे से चर्चा करता हूं। तो चलो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो मैं एनसीईआरटी की बुक चला रहा हूँ दोस्तों, ये खास करके उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा उन छात्रों के लिए जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों दो बच्चों की कहानी दी गई है। सबसे पहले इन बच्चों के बारे में जो कहानी दी गई उसको पढ़ते हैं। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे। मतलब एक बहुत ही पुराना मकान था, पुराने मकान को खंडहर कहा जाता है दोस्तों। तो उस पुराने मकान की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भुतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो। वास्तुकला दोस्तों, उसकी वास्तुकला यानी में जो उसमें चित्रकारी की गई थी उसको देखो। क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इन खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों है। तो देख रहे हो दोस्तों, ये इतिहास की बात है कि जो पुरानी चीज़ें होती हैं, पुरानी संपदा होती हैं, मुझे उस सब की जानकारी कैसे मिलती है, किस प्रकार से मिलती है। तो यहाँ पे दोस्तों जो ये दो छात्र जिस के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ों के बारे में चर्चाएं करते हुए सुना उन दोनों ने। तो अब देखते हैं दोस्तों हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा की कहानी भी कुछ इसी तरीके से दोस्तों, जो बहुत साल पहले घटना घट गई थी, जो पुराने घर, पुरानी चीज़ें, पुरानी सभ्यता से मुझे मिलती है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता कहलाती है। तो आज हम दोस्तों इस चैप्टर में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के बारे में मैं आपको बताया। और हड़प्पा सभ्यता का जो उस समय हड़प्पा सभ्यता में नगर का विकास हुआ था दोस्तों, वो 4700 साल पहले हुआ था। तो चलो दोस्तों प्रारंभ करते हैं हड़प्पा सभ्यता की कहानी से। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो कब दोस्तों, लगभग 150 साल पहले लाइन बिछाई जा रही थी और ये पंजाब के क्षेत्र में लाइन बिछाई जा रही थी। तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला दोस्तों। तो हड़प्पा नाम का एक जगह था दोस्तों, मीन्स कि जिस जगह पे खुदाई हो रही थी उस क्षेत्र को हड़प्पा के नाम से जाना जाता था। वहाँ से कुछ चीज़ें प्राप्त हुई जिसे हड़प्पा सभ्यता की चीज़ें कहा गया। तो हड़प्पा पूरा स्थल मिले जो आधुनिक पाकिस्तान में है, जो आज के पाकिस्तान में चला गया दोस्तों। बहुत साल पहले ये भारत में रहा करता था। उन्होंने यह सोचा कि ऐसा खंडहर है, यानी कि ये बहुत पुराना खंडहर है, पुराना मकान है, जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। तो ईंटें किस तरीके से मिल रही हैं दोस्तों? वहाँ से अच्छी ईंटें मिल रही हैं, अच्छी किस्म की यानी पकी हुई ईंटें मिल रही हैं। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंट उखाड़ ले गए, जिनसे उन्होंने रेलवे लाइन बनाई। तो देखो दोस्तों, वहाँ से कितनी अच्छी ईंटें मिली होंगी जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बनाई। इससे कई इमारत पूरी तरह से नष्ट हो गए, क्योंकि दोस्तों जो पुराने मकान थे, पुराने जो भवन थे, उनसे ईंटें निकाल ली गई। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, वो भवन जो है बेकार हो गए होंगे। इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। तो देखो दोस्तों, ये 80 साल पहले, ठीक 80 साल पहले पुरातत्वविद दोस्तों उन्हें कहते हैं, आर्कोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो पुरानी चीज़ों की खोज करते हैं, उनको कहते हैं पुरातत्वविद। उन्होंने इसके बारे में खोजना शुरू किया, पता लगाया। तो उन्हें ये पता चला कि जो हमारा उपमहाद्वीप है, उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में से
जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हड़प्पा क्षेत्र की खुदाई की गई होगी तो हड़प्पा के नाम से जाना जाने लगा। और इस क्षेत्र में जितने भी काम हुए, उसके बाद जितने भी जगह खुदाई हुई होगी, जो भी सामान मिला होगा उसे हड़प्पा सभ्यता के साथ जोड़ दिया गया, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में खुदाई हुई थी। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ। इसको दोस्तों हम पहले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा नगर का निर्माण 4700 साल पहले हुआ था। तो आपने देखा दोस्तों किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता का निर्माण हो रहा है, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कितने सौ साल पहले की गई थी और किस तरीके से किस काम के लिए खुदाई की गई, जो ये सारी चीज़ें मिली दोस्तों। आगे देखते हैं। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए दोस्तों? तो चलो आगे देखते हैं इन नगरों की विशेषता क्या थी, यानी कि जो पुराने समय के भवन हुआ करते थे, पुराने समय के जो नगर थे, उनकी क्या विशेषताएं थी। इन नगरों में से कई को दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया। देखो दोस्तों, दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। तो ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो पश्चिमी भाग हुआ करता था, जो नगर बसते थे, नगर में जो पश्चिमी भाग हुआ करता था वो छोटा था दोस्तों, लेकिन ऊंचाई पर बसाया जाता था वो नगर। और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाकों में था। तो देखो दोस्तों, पश्चिम का ठीक उल्टा हो रहा है। पश्चिमी हिस्सा छोटा हुआ करता था, ये नगर बहुत बड़ा नहीं हुआ करता था। और इस पश्चिमी क्षेत्र के जो भवन बनाए जाते थे या जो नगर बसाया जाता था दोस्तों, वो ऊंचाई पर बसाया जाता था। और पूर्वी हिस्सा में जो नगर बसाया जाता था वो निचले क्षेत्रों में नगर बसाया जाता था दोस्तों। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। तो देखो, जो ऊंचाई पर बसते थे उसे क्या कहा गया? नगर दुर्ग कहा गया। और ऊपरी हिस्से में बसने वाला क्षेत्र जो है पश्चिमी क्षेत्र में बसता था दोस्तों। और निचले हिस्से को नचला नगर कहा गया दोस्तों। ऊपरी हिस्से को नगर दुर्ग और निचले हिस्से को नचला नगर कहा गया। दोनों हिस्सों की 4 दीवारों पर पकी ईंटें से बनाई देखो दोस्तों, जो नगर होता था वो दोनों हिस्सों को, यानी पश्चिमी हिस्से और पूर्वी हिस्से, जो दोनों प्रकार के नगर बनते थे, उनकी 4 दीवारें जो होती थी वो पकी ईंटों से बनाई जाती थी। अच्छे से ईंट पकाई जाती थी, उसके बाद उसको 4 दीवार के माध्यम से उसे घेरा जाता था। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। तो देखो दोस्तों, कितनी अच्छे तरीके से उस समय के ईंटों को पकाया जाता था। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरीके से करते थे कि जिससे कि दीवारें खूब मजबूत हों। तो देखो दोस्तों, उस समय मजबूती का भी विशेष ध्यान दिया जाता था कि नगर जो बनेंगे और जो दीवारें बनाई जाएंगी ईंटों द्वारा, वो बहुत ही मजबूत होने चाहिए। कुछ नगरों के नगर दुर्ग किसे कहा गया था दोस्तों? जैसा कि आपने अभी देखा, जो ऊंचाई पर बसते थे पश्चिमी क्षेत्र में, उसे नगर दुर्ग कहा गया। तो कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। तो कौन से क्षेत्र में दोस्तों? मोहनजोदड़ो एक नाम निकल के आता है यहाँ पे। मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार का नाम दिया। तो महान स्नानागार दोस्तों, यानी कि एक बड़ा स्नानागार जो बहुत साल पहले स्नान के लिए बनाया गया होगा। इससे ये एक और जानकारी मिलती है दोस्तों कि जो उस समय के लोग हुआ करते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग स्नानागार में नहाया करते थे। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे चारकोल का भी इस्तेमाल हो रहा है ताकि पानी का रिसाव ना हो सके। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने की सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। तो देखो दोस्तों, सीढ़ियाँ 2 तरफ से बनाई जा रही हैं उतरने के लिए। 2 तरफ से सीढ़ियाँ बनाई जाती थी ताकि स्नानागार में उतर सके। और चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। ये भी महत्वपूर्ण दोस्तों,
स्नानागार के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। तो संभवतः कमरे जो बनते थे चारों तरफ इस उद्देश्य के साथ बनाए जाते होंगे ताकि स्नान करने के बाद, नहाने के बाद वहाँ पे कपड़े बदल सके दोस्तों। ये उद्देश्य रहा होगा। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। देखो दोस्तों, इसे खाली भी कर दिया जाता था उपयोग करने के बाद, यानी नहाने के बाद इसे खाली भी किया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे, ऐसा ही कहा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आम नागरिक तो इसमें नहीं नहाने के लिए आता होगा। कालीबंगा और लोथल ये दो स्थान है दोस्तों। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड भी मिले हैं। तो कालीबंगा और लोथल में दोस्तों अग्निकुंड मिले हैं, जहां संभवतः यज्ञ के लिए यज्ञ किए जाते होंगे। तो दोस्तों यज्ञ किए जाते होंगे तभी यहाँ पे अग्निकुंड मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग यज्ञ भी किया करते रहे होंगे दोस्तों। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। ठीक दोस्तों, बड़े बड़े भंडार गृह, तो जहाँ पे सामान रखने के लिए लोग इस्तेमाल करते रहे होंगे इसका, ताकि दोस्तों अपने अनाज को या अन्य सामानों को उसमें रख सकें और उसको रख करके भविष्य यानी आने वाले समय के लिए, आने वाले समय में उसका उपयोग कर सकें, ऐसा उनका सोचना रहा होगा। तो देखो दोस्तों, उस समय के लोग जो है भविष्य के बारे में कितनी प्लानिंग करते थे और उनका जो प्लान था, उनका जो उनके नगर का निर्माण हुआ करता था, कितने अच्छे तरीके से था दोस्तों। तो आओ हम यहाँ पे दोस्तों आपको एक मैप के माध्यम से भी दिखाते हैं और इसकी भी ज़रूरत भी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, ये सिंधु नदी आ रही है, ये सिंधु नदी है और इसमें छोटे छोटे सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। और यहाँ पे जो 5 बड़ी नदियाँ हैं सहायक, उसमें झेलम नदी दोस्तों, फिर चिनाव नदी, रावी नदी और उसके बाद रावी नदी के नीचे यहाँ पे दोस्तों सतलज नदी आती है। सतलज नदी के आसपास ही देखो दोस्तों, ये हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नगर यहीं पे आता है दोस्तों। रावी नदी के आसपास है ये दोस्तों हड़प्पा नगर। और उसके बाद मोहनजोदड़ो जो आज के पाकिस्तान में है, ये मोहनजोदड़ो है दोस्तों। और यहाँ पे राखीगढ़ जो राजस्थान के आसपास पड़ता है, राखीगढ़ और कालीबंगा। और लोथल दोस्तों जो बहुत फेमस जगह है आज की, ये गुजरात में पड़ता है दोस्तों। तो आओ आगे देखते हैं महत्वपूर्ण चीज़ें। अब हम आपको स्नानागार दिखाते हैं, जो अभी स्नानागार की चर्चा हो रही थी। महान स्नानागार दोस्तों आप देख रहे हो, इसमें कहा गया दो तरफ से सीढ़ियाँ हुआ करती थी। एक सीढ़ी आप ये देख सकते हो और दूसरी सीढ़ी ये है दोस्तों। दोनों सीढ़ियाँ आमने सामने हुआ करती थी। और ये स्नानागार है जिसमें दोस्तों पक्की ईंट से बनाई जाती थी और इसमें इसको प्लस्तर किया जाता था और पानी का रिसाव ना हो इसलिए इसे चारकोल से इस पे प्लस्तर किया जाता था दोस्तों। और आप जैसे इसमें कहा गया कि चारों तरफ इसमें कमरे बने हुए थे, तो ये आप कमरे भी देख सकते हो। इसको चारों तरफ कमरों का निर्माण किया गया है। संभवतः इस कमरों का निर्माण इसलिए किया गया होगा ताकि लोग स्नान करने के बाद अपना कपड़ा बदल सकें और यहाँ पे स्नान करने के लिए जब आएँ तो अपना सामान और कपड़ा भी यहाँ पे रख सकें दोस्तों। इस उद्देश्य के साथ बनाया गया होगा दोस्तों। आगे हम देखते हैं भवन, नाले और सड़कें। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे एक भवन निर्माण का काम चल रहा है, इस इमेज में दिखाया गया है। हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई दोस्तों देखो, तो यहाँ पे ईंटों की चिनाई के बारे में दिखाया गया है। अब हम पढ़ते हैं भवन, नाले और सड़कों का निर्माण। तो दोस्तों अब हम देखेंगे इसमें कि भवन के निर्माण किस तरीके से हुआ करते थे उस समय, नालों का निर्माण किस तरीके से हुआ करता था और कैसे नाले बनते थे, और सड़कों का निर्माण किस तरीके से हुआ करता था। इन सब चीज़ों की जानकारी अब हम आगे देखेंगे दोस्तों। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इन नगरों के घर जो उस समय जो हड़प्पा सभ्यता में नगर हुआ करते थे दोस्तों, इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। तो देखो दोस्तों, उस समय भी मकान 2 मंजिलों के हुआ करते रहे होंगे, तभी यहाँ पे चर्चा की गई है। उस समय के मकान 1 या 2 मंजिलों के हुआ करते थे होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बने रहते थे। ठीक दोस्तों, घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था। तो अलग से स्नानागार भी देखने को मिल रहा है दोस्तों घरों में। और कुछ घरों में कुएं मिलते थे। तो देखो दोस्तों, उस समय के जो घर बनाए जाते थे वो 1 या 2 मंजिले हुआ करते थे और आंगन के चारों तरफ कमरे बनते थे दोस्तों, ताकि आप किसी भी कमरों से निकलें कि या किसी कमरे से आप निकलें तो सीधे आंगन में आए दोस्तों। और
इस उद्देश्य के साथ आंगन बीच में बनाया जाता रहा होगा और आंगन के चारों तरफ कमरे बनते होंगे ताकि सभी कमरों में पर्याप्त मात्रा में रोशनी पहुंच सके, ऐसा उनका सोचना रहा होगा। और अलग से स्नानागार था दोस्तों, ताकि लोग जो है घर के अंदर स्नान कर सकें, और घर के अंदर कुआं भी होता था ताकि पानी के लिए बाहर लोगों को ना जाना पड़े। तो देखो दोस्तों कितनी अच्छी व्यवस्था उस समय हुआ करती थी हड़प्पा सभ्यता में। आगे देखते हैं, कई नगरों में ढके हुए नाले मिले हैं। तो देखो दोस्तों नालों का जो निर्माण हुआ है वो नाले ढके हुए मिले हैं। तो कितनी अच्छी व्यवस्था उस समय रही होगी कि नालों को उस समय ढका जाता था ताकि नालों का पानी ऊपर ना आ सके और नाले बाहर से गंदे ना दिखें। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढाल होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। तो आप देख रहे हो दोस्तों कितनी अच्छी व्यवस्था है। सीधी लाइन में नाले बनाए जाते थे ताकि लाइन जो नालों का पानी है वो रुक ना सके, उसके बहाव में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए दोस्तों उसे हल्की ढलान भी दिया जाता था। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ा जाता था ताकि घर का पानी आसानी से निकल सके, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। तो देखो दोस्तों कितनी अच्छी व्यवस्था हुआ करती थी उस समय। घर की नाली बड़े नालों में मिलती थी ताकि पानी भी आसानी से निकल सके। नालों के ढके होने के कारण इन्हें जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे। मेन होल बनाए जा रहे हैं दोस्तों जगह जगह पर, जिसके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। तो देखो दोस्तों उस समय योजनाबद्ध तरीके से किसका निर्माण, घर का निर्माण, नालों का निर्माण और सड़कों का निर्माण एक साथ किया जा रहा है ताकि बाद में उसमें तोड़-फोड़ ना करना पड़े, कोई हेर फेर ना करनी पड़े और उनकी जो मैनेजमेंट है, जो उनका निर्माण है अच्छी तरीके से किया जा सके दोस्तों। अब आगे देखते हैं नगरीय जीवन जो है, उस समय के नगरीय जीवन किस तरीके से हुआ करती थी, कैसे लोग नगरीय जीवन किया करते थे। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर के खास इमारतें बनाने की योजना में जुड़े रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। तो शासक दोस्तों ये शासक का ही काम रहा होगा जो ऐसा प्लान करते होंगे या कुछ लोगों को बैठा कर ऐसा प्लान करते होंगे कि नगर का निर्माण किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से भवन का निर्माण किया जाए ताकि सारी व्यवस्थाएं अच्छे से सुचारू रूप से चल सकें। यह भी संभव है कि ये शासक लोग जो शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। बिल्कुल दोस्तों मंगवाते रहे होंगे, धातु मंगवाते रहे होंगे और बहुमूल्य पत्थर जो होता है उसको भी शासक जो है लोगों को भेजकर दूर से मंगवाते रहे होंगे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे, क्योंकि वो शासक हैं दोस्तों, उनके पास बहुत संपत्ति है और उनका कहना हर कोई मानने को उस समय तैयार रहा होगा। इन नगरों में लिपिक भी होते थे। लिपिक दोस्तों देखो उस समय लिपिक भी हुआ करते रहे होंगे दोस्तों, कुछ भी लिखने के लिए, जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाए। तो दोस्तों अगर ऐसा कुछ साक्ष्य या स्रोत मिला होता जिससे ये पता चलता कि हाँ उस समय के जो लिपिक थे किस तरीके की लिखावट करते थे और क्या लिखा करते थे, तो उनके जो लिखते उसके तो राजा या शासक के बारे में कुछ जानकारी मिलती, लेकिन वो कुछ बच नहीं पाया होगा, इसलिए उसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त हमें नहीं होती है। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहा करते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देश के किस्से एवं कहानियाँ, क्योंकि लोग जब एक शहर से दूसरे शहर जाते थे दोस्तों तो वहाँ जब दूसरे शहर से आते थे तो वहाँ की कुछ न कुछ कल्चर सीख कर आते थे, वहाँ की कहानियाँ सीख करके आते थे। तो ये सब भी दोस्तों ये लोग लेकर आते थे और अपने यहाँ के लोगों को बताते थे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले, इनसे बच्चों के
बच्चे खेलते रहे होंगे। तो जो दोस्तों मिट्टी के खिलौने मिले, इससे यह पता लग सकता है कि यहाँ के बच्चे खिलौने भी खेलते रहे होंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, यह मिट्टी के खिलौने हैं दोस्तों। मिट्टी के खिलौने से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ के बच्चे मिट्टी के खिलौने से उस समय खेलते रहे होंगे। अब हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं दोस्तों। ये देखो, आपको यहाँ पे एक नालों का निर्माण किया जा रहा है, नाला बनाया जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे आप कुआं देख सकते हो। तो आप ये देखो दोस्तों, सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उनमें बना नाला, ऊपर एक कुआं है दोस्तों। तो ये अभी आपने देखा, ये सड़क है, सड़क पर बना नाला है दोस्तों, और ये कुआं है। बाईं ओर नीचे हड़प्पा की एक मोहर है। ये दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की एक मोहर है। ठीक दोस्तों, और ये उस समय हड़प्पा सभ्यता में जो खिलौने हुआ करते थे जिससे बच्चे खेला करते थे, ये है दोस्तों। आगे देखते हैं नगर और नए शिल्प। तो अब हम पढ़ते हैं दोस्तों नगर और नए शिल्प के बारे में। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ पर मिली हैं, उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुएं से बनाई गई थी। तो देखो दोस्तों, उस समय जो पुरातत्वविद थे, यानी जो खोज करते थे, उनको अधिकतर जो चीज़ें मिली उसमें पत्थर भी शामिल था। पत्थर की चीज़ें बहुत सी मिली, कांस्य की बहुत सारी चीज़ें मिली, तांबे की चीज़ें मिली दोस्तों, कांसे की चीज़ें मिली, सोने की, चांदी की दोस्तों, ऐसी कई धातुओं से बनी चीज़ें मिली हैं। तो दोस्तों तांबे और कांसे से हथियार और औजार बनाए जाते थे, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। ठीक दोस्तों, आप देख सकते हो, तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। इन सभी चीज़ों का इस प्रकार से उपयोग किया जाता था। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे दोस्तों। तो आप देख रहे हो, जितने उस समय के आभूषण मिले हैं और उस समय के वहाँ पे जो तथ्य मिले हैं, उसको किसी न किसी रूप में उपयोग किया जाता था हड़प्पा सभ्यता में। यहाँ मिले सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं दोस्तों। तो सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके हैं, बाट हैं और फलक, ये तीन चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आप देख सकते हो, मनके हैं दोस्तों और यहाँ पे बाट है। आप देखो यहाँ पे ऊपर पत्थर के बाट देखो, कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चाट पत्थर से बनाया गया है दोस्तों। तो ये किस पत्थर से बनाया गया है? चट पत्थर से बनाया गया है दोस्तों। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। और मध्य में बाएं मनके हैं। इनमें से कई कार्नेलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काटकर और तराशकर मनके बनाए गए हैं। इसके बीच छिद्र किए गए ताकि धागा डालकर इसकी मालाएं बनाई जा सकें। और उसके बगल में देखो दोस्तों, यहाँ पे फलक है। तो फलक से दोस्तों हथियार बनाए जाते रहे होंगे, इसलिए इस रूप में फलक का प्रयोग किया जाता था। ठीक दोस्तों, जी देखो, ये फलक है दोस्तों, इससे धारदार हथियार बनाए जाते थे। और नीचे कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर की बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी। इनमें कई कढ़ाईदार वस्त्र, इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। तो आप इसे देख सकते हो दोस्तों, जो ये आप मूर्ति देख रहे हो पत्थर की, इसको कितने अच्छे से तराशा गया है, कितने अच्छे से बनाया गया है। इसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरीके से बनाई गई है दोस्तों, आप देख सकते हो। और जो वस्त्र पहनाया गया है, कपड़े की जो डिजाइन की गई, कितनी अच्छी तरीके से बनाई गई है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो ये चीज़ दोस्तों, बर्तन के बारे में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आपको कि ये लोग देखो दोस्तों, काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत बर्तन बनाते थे। और ये जानवरों के चित्र किस पे बनाते दोस्तों? आयताकार मोहर पे। तो आयताकार मोहर अभी आपने ऊपर देखा दोस्तों। आगे देखते हैं, संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में
कपास की खेती होती थी। तो कितने साल पहले दोस्तों? 7000 साल पहले। और वो जगह कौन सा है दोस्तों? मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ के पास कपास की खेती हुआ करती थी, और खेती भी कपास की, ये महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। कितने साल पहले? 7000 साल पहले। जगह कौन सा है? मेहरगढ़ है। खेती किसकी होती थी दोस्तों? कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन, ठीक दोस्तों, वहाँ पे किसके अवशेष मिले हैं? कपड़े के टुकड़े मिले हैं। कपड़े के टुकड़े मिलते हैं दोस्तों मोहनजोदड़ो से, और चांद अवशेष मिलते हैं, और चांदी के एक फूलदान, चांदी के फूलदान भी मिलते हैं, ठीक दोस्तों, के ढक्कन के कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले। पकी मिट्टी तथा फेयन से बनी तकलियाँ सूत कताई के संकेत देती हैं। बिल्कुल दोस्तों, और ये जो मोहनजोदड़ो स्थान है दोस्तों, ये वर्तमान के पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से मिलती हैं दोस्तों। और सूत काटने के लिए आप देख रहे हो तकलियाँ भी मिल रही हैं। तो उस समय के लोग तकलियों का भी इस्तेमाल करते थे ताकि सूत की कताई कर सकें। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेते थे या लेते हैं, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना, या फिर मोहरों पर पच्चीकारी या कलाकारी करना, ठीक दोस्तों। तो मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है, इसको आपने ऊपर देखा दोस्तों, बनाया गया, और दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है, यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। बिल्कुल दोस्तों, जो मूर्तिकार विशेषज्ञ होगा वही इतना अच्छा कलाकारी कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। तो उस समय विशेषज्ञ हुआ करते होंगे, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे काम में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही थीं। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष रहे होंगे। बिल्कुल दोस्तों, महिलाएं और पुरुष दोनों इस काम को करते रहे होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। अब फेयंस के बारे में पढ़ते हैं। फेयंस है यहाँ पे पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। तो फेयंस को देखो दोस्तों, कृत्रिम रूप से तैयार किया जा रहा है। बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे हुआ करते थे। फेयंस से मनके, चूड़ियाँ और बालें और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो देखो दोस्तों, फेयंस कितने उपयोगी थे, क्या क्या किस किस तरीके से फेयंस का उपयोग किया जाता था। कच्चे माल की खोज के बारे में देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे कच्चे माल की खोज के बारे में, कच्चे माल की खोज में, कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिले हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से प्राप्त कच्चे माल हैं। इनमें फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती थी। तो जो दोस्तों कच्चा माल प्राप्त होता था उससे कई प्रकार की वस्तुएं, कई तरह की वस्तुएं बनाई जाती थी। बाद में उसको मॉडिफाई करके, गला करके, काट करके, इस तरीके से। मिसाल के तौर पर किसान द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जो किसान द्वारा खेत में कपास उगाया जाता है उसे कच्चा माल कहते हैं। इसके बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा के लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। तो उस समय भी ये लोग आयात किया करते थे दोस्तों। देखो, तो महत्वपूर्ण चीज़ों का आयात बाहर से किया जाता था, जैसे तांबा हो गया, सोना हो गया, लोहा हो गया, चांदी, और महत्वपूर्ण जो पत्थर थे उसका आयात करते थे। तो ये आयात दोस्तों या तो किसी दूसरे नगर से करते थे या दूसरे अलग देश से किया करते होंगे दोस्तों। आगे देखते हैं, हड़प्पा के लोग कांसे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। तो ये देखो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये लोग, हड़प्पा के लोग जो है कांसे का निर्माण कहाँ से कर रहे हैं दोस्तों? आज के राजस्थान से तांबे का आयात करते थे आज के राजस्थान से। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश
ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। तो कहाँ से दोस्तों? ओमान से भी तांबे का आयात करते थे। तो दो जगह मिलती है, वर्तमान के राजस्थान और ओमान से तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो देखो दोस्तों, किसका निर्माण? टिन टिन का आयात जो है आधुनिक ईरान से किया जा रहा है और अफगानिस्तान से किया जा रहा है। इससे एक अंदाज़ा यह भी लगाया जा सकता है कि ईरान और अफगानिस्तान में उस समय टिन का उत्पादन ज़्यादा मात्रा में होता रहा होगा। और सोने का आयात दोस्तों, सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का जो है आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जा रहा है। तो ये सभी जगह बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं दोस्तों। जैसे तांबे का निर्माण राजस्थान और ओमान से किया जा रहा है, टिन का आयात ईरान और अफगानिस्तान से कर रहे हैं, सोने का आयात जो वर्तमान कर्नाटक जो भारत में है वहाँ से किया जा रहा है। उसके अलावा जो है दोस्तों, जो बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, एक पत्थर है, पत्थर पे कुछ नक्काशी की गई है, कुछ चित्रकारी की गई है, ये भी महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ पे इस चित्र को देखो दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा चित्र दिखाया गया है। इमेज में एक बच्चों को खेलने का खिलौना है दोस्तों, बैलगाड़ी का एक रूप दिखाया गया है। यहाँ पे इसको देखते हैं दोस्तों, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था। इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है और दूसरी तरफ एक मुहर। तो ये दोस्तों मुहर है और ये खिलौना है। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्याय में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई? ठीक दोस्तों, और यहाँ पे देखो दोस्तों, हल दिखाया गया है, ये हल है, बच्चों का खिलौना हल। आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा रही होगी या यही प्रथा थी दोस्तों। ये तो उस समय के लोग बता सकते हैं, लेकिन इतिहास में अभी इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं मिल पाई है। आगे देखते हैं, नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, किस तरीके का भोजन किए करते थे। नगरों में रहने वाले लोगों का भोजन क्या हुआ करता था? तो लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे। उस समय भी देखो दोस्तों, नगर और गांव दो तरीके के रहन सहन, दो तरीके के लोगों का रहना हुआ करता था। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। देखो दोस्तों, जानवर भी पाल रहे हैं और किसानी भी, खेती भी कर रहे हैं। किसान और चरवाहे ही शहर में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने का सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। देखो दोस्तों, उस समय के लोग बहुत सी खेती किया करते थे। गेहूं की खेती, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों, ये सारी चीज़ें उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी उस समय। हड़प्पा काल में हल तो नहीं बच पाए। हड़प्पा काल के जो हल थे दोस्तों, वो तो नहीं बच पाए, उसका साक्ष्य नहीं मिलता है, क्योंकि ये प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। तो इन खिलौनों से दोस्तों ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय के लोग हल का प्रयोग करते रहे होंगे। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई भी की जाती होगी। तो आप देख रहे हो दोस्तों, किस तरीके से लोग सिंचाई के लिए और जल का संरक्षण कर रहे हैं, और ताकि इससे पानी कम से कम यूज हो और ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ लिया जा सके। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ एवं बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह हुआ करते थे, ताकि वहाँ पे तालाब में जो जानवर हैं वो पानी पी सकें, चारागाह में जानवर चर सकें या अपना भोजन तराश सकें। लेकिन सूखे महीनों में वे मवेशियों की झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक इनको भटकना पड़ता था या दूर दूर तक इनको जाना पड़ता रहा होगा।
तो ये दूर दूर तक ले ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार किया करते थे। तो देखो दोस्तों किस तरीके से उनका रहन सहन खान पान हुआ करता था। ये लोग वो बेर इकट्ठा करते थे। बेर इनका उस समय हो सकता है एक ऐसा भोजन रहा हो जिसको कुछ दिनों तक रोक कर या उसको आगे रख करके बाद में भी उसका उपयोग कर सकते थे, इकट्ठा करते थे। मछलियाँ भी पकड़ते थे ये लोग और हिरण का शिकार भी करते थे। तो इस तरीके से दोस्तों इनका जो है वो रहन सहन और खान पान हुआ करता था। आगे देखते हैं गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। यहाँ पे गुजरात में जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है उसका एक सूक्ष्म निरीक्षण दिया गया है, उसके बारे में यहाँ पे दोस्तों हम पढ़ते हैं। तो आगे पढ़ते हैं दोस्तों, कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे। तो देखो दोस्तों कहाँ पे, कच्छ के इलाके में, कच्छ राजस्थान में पड़ता है दोस्तों। कच्छ में खदिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। तो कहाँ पे दोस्तों, कच्छ के पास एक जगह पड़ता है खदिर बेत और वहाँ पे एक धौलावीरा नाम का नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था, जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे। देखो दोस्तों वहाँ पे जो नगर थे वो दो भागों में विभक्त थे। वहीं धौलावीरा नगर के 3 भागों में बांटा गया था। तो धौलावीरा जो था दोस्तों वो 3 भागों में बांट दिया गया था। जहाँ पे हर नगर 2 भागों में बंटते थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांट दिया गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ठीक दोस्तों, इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार बनाए गए थे। इन नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में गुदा पाया गया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। ठीक दोस्तों, यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लोग मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाया गया है। तो देखो दोस्तों बड़े बड़े अक्षरों जो है पत्थरों में गुदा पाया गया है, जो सबसे अलग है। हड़प्पा सभ्यता में जितने जगह पे अन्य चीज़ें पाई गई हैं वहाँ से अलग है दोस्तों। और ये क्या है, हड़प्पा सभ्यता की एक लिपि है जो बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में लिखा है। गुजरात के खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे। तो देखो जो गुजरात में खंभात की खाड़ी है दोस्तों, खंभात की खाड़ी वहाँ पे एक साबरमती नदी है, गुजरात में बहती है। ठीक दोस्तों, इसकी साबरमती नदी की एक उपनदी है, यानी इसकी एक सहायक नदी है, के किनारे बसा एक लोथल नगर है। लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा है जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। तो यहाँ पर भी दोस्तों भंडार गृह मिल रहा है। इस भंडार गृह में कई मुहरें, कुंदरन और मुहरबंदी यानी गीली मिट्टी पर दबने से बनी उसकी छाप, तो इसको कहते हैं मुहरबंदी दोस्तों। तो देखो क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ पे एक भंडार गृह भी मिला हुआ है। यहाँ पे कई मुहरें मिली हैं, मुहर जो गीली मिट्टी से बनाई जाती रही होंगी उस समय दोस्तों। तो कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें उस समय दोस्तों प्राप्त हो रही हैं यहाँ से, आप देख सकते हो। ये एक लोथल का बंदरगाह है दोस्तों। लोथल के बंदरगाह को यहाँ पर दिखाया गया है जहाँ पे जहाज़ें आती रही होंगी। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे इसको पढ़ते हैं। लोथल का बंदरगाह एक बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। यहाँ समुद्र के रास्ते से आने वाले नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा, इसलिए इसको बनाया गया है दोस्तों। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों इससे पता लगता है कि यहाँ पर दोस्तों लोग मनके बनाते थे। अब जो मुहरबंद की बात हो रही थी दोस्तों, मुहर के देखो कुछ इस तरीके से मुहर बनाया जाता होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे चौकोर जो है एक छापा लगा हुआ है, तो इस तरीके से कुछ मुहर बनाई जाती थी। आओ यहाँ पे पढ़ते हैं।
मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहाने पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित होता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। जिस तरीके से दोस्तों आज देखते हो कि किसी सामान को एक जगह से दूसरा जगह पर भेजने के लिए उसको जो है मोम के साथ उसमें मुहर लगाई जाती है ताकि वो छूटे नहीं, उसी तरीके से बहुत साल पहले यहाँ पर मिट्टी की मुहर का प्रयोग किया जाता रहा होगा। आगे देखते हैं सभ्यता के अंत का रहस्य। सभ्यता के अंत का रहस्य, इसमें देखते हैं दोस्तों क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी हमारे लिए है दोस्तों। लगभग 3900 साल पहले दोस्तों, लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद कर दिया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे का ढेर बनने लगे, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी झोपड़ी घर बनाए जाने लगे या झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। तो देखो दोस्तों अचानक सब कुछ कैसे बदल गया। ये 3900 साल पहले की बात है दोस्तों, जब ये सब कुछ अचानक से बदलने लगा। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थीं, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंड से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं पता चल पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। बिल्कुल दोस्तों, अगर नदियाँ सूखती हैं और बाढ़ आता है तो कुछ ही इलाकों में ऐसा देखने को मिलता है, सभी इलाकों में एक साथ ऐसी स्थिति नहीं बनती। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में आप अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे 1400 साल बाद जो नगर का निर्माण हुआ उसके बारे में आप पढ़ोगे आगे। तो इन नगरों का निर्माण कैसे हुआ और उसके बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है, इसको तो आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे उसके पहले एक अन्यत्र है दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। आप यहाँ पे दोस्तों पिरामिड देख रहे हो, 2 पिरामिड देख रहे हो दोस्तों। ये मिस्र शहर की है, तो इसको पढ़ते हैं दोस्तों। पहले आप अपने एटलस में आप मिस्र को ढूंढो। नील नदी के आसपास वाले इलाके को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। बिल्कुल दोस्तों, जो मिस्र में जो नील नदी है और विश्व की सबसे लंबी नदी है, और इस क्षेत्र को छोड़ करके नील का संपूर्ण क्षेत्र, जो मिस्र देश है उसका संपूर्ण क्षेत्र जो है वो रेगिस्तान में आता है, रेगिस्तान बना हुआ है दोस्तों। लगभग 5000 साल पहले की बात है। मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। उन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। तो ये देखो दोस्तों, जो मिस्र में पिरामिड देखने को मिलता है ये क्या है दोस्तों, बड़े बड़े मकबरे हैं। ये मकबरे हैं, राजाओं ने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिसे आज हम पिरामिड के नाम से जानते हैं। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। तो ये दोस्तों, पिरामिड राजाओं के शवों को रखने के लिए बनाया जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता था। जो उनके शवों को इसमें रख दिया जाता था सुरक्षित, उसे मम्मी कहा जाता था। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। उनमें खाद्यान्न, खाने की चीज़, पीने की चीज़, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल थे दोस्तों। ये सारी चीज़ें उनके शवों के साथ इस पिरामिड के अंदर रख दिया जाता था सुरक्षित। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। तो देखो दोस्तों, उस समय
ये एक ऐसी प्रथा थी कि उनके सेवक एवं सेविकाओं को भी जिंदा उनके साथ यहाँ पे रख दिया जाता रहा होगा। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च होता था। देखो दोस्तों, दफनाने की दृष्टि से, शव को दफनाने की दृष्टि से विश्व में सबसे ज़्यादा पैसा अगर कहीं खर्च होता था तो वो मिस्र में खर्च होता था दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें जो उपयोगी शब्द थे, जो मैंने अभी पूरा चैप्टर पढ़ा, इसमें उपयोगी कौन कौन से जो महत्वपूर्ण शब्द थे। नगर के बारे में पढ़ा, नगर दुर्ग पढ़ा, शासक पढ़ा, लिपिक, मुहर, शिल्पकार, धातु, विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल, सिंचाई, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। अब महत्वपूर्ण तिथियां कौन कौन सी हैं उसके बारे में पढ़ा, उसको भी देख लेते हैं। मेहरगढ़ में दोस्तों कपास की खेती की जाती थी जो 7000 साल पहले की जाती थी। ठीक दोस्तों, और नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले हुआ था जो सिंधु नदी के आसपास था दोस्तों। हड़प्पा के नगरों का अंत दोस्तों 3900 साल पहले हो गया था दोस्तों। जो आपने देखा अचानक से सब कुछ उजड़ गया। अब 1400 साल पहले जो नगर बसा उसके बारे में पढ़ेंगे। या आपने देखा अन्य नगरों का विकास दोस्तों लगभग 2500 साल पहले हुआ जो गंगा के क्षेत्र के आसपास पिछले वीडियो में आपने देखा दोस्तों। ठीक दोस्तों, तो मेहरगढ़ जो बचता है दोस्तों, ये हम आपको फिर से प्रयास करते हैं, अगर इस बुक में होगा, इस चैप्टर में होगा तो हम आपको दिखाते हैं कि मेहरगढ़ किस क्षेत्र में पड़ता है जहाँ पे कपास की खेती की गई और वहाँ पे 7000 साल पहले कपास की खेती की गई थी दोस्तों। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे कहा जा रहा है कि संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, ये सारी चीज़ मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो की बात हो रही दोस्तों, तो मोहनजोदड़ो के आसपास ही का क्षेत्र जो है मेहरगढ़, उसी के वो मोहनजोदड़ो के आसपास पड़ता है दोस्तों। तो जो कि आज ये वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है दोस्तों, तो मेहरगढ़ भी पाकिस्तान के क्षेत्र में ही पड़ता होगा। तो दोस्तों आज इस तरीके से हम NCERT की बुक हिस्ट्री सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 4 को मैंने यहाँ पे समाप्त किया, चैप्टर नंबर 3 समाप्त किया दोस्तों। अब हम अगले चैप्टर मिलेंगे आपसे दोस्तों, और ये बुक उन छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी जो CTET या किसी स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। तब अब अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।